चलो लिखो नेक्स्ट। चलो इसमें अब 2-3 टॉपिक हैं। लिखो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, तो बुकलेट निकालो और पेज नंबर 10 निकालो। बुकलेट नहीं मिला है तो बुकलेट लेकर आए हो ना इसका। अच्छा तुम यहाँ पे बैठ जाओ। लो इसका PYQ है। पेज नंबर 10 में देखो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, बार मैग्नेट के चलते और सोलेनॉइड के चलते। जो फर्स्ट फिगर है वो दिया हुआ है फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट, और जो सेकंड फिगर है वो गिवन है फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड। दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? नहीं। तो दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सेम है। और अब तो कट चुका है। मैंने बार मैग्नेट के चलते निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, जैसे नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था और इसका सेंटर था, और ये डिस्टेंस कितना हुआ करता था? 2L। दैट मीन्स ये होता था L और ये होता था L, और P पॉइंट यहाँ पे होता था, और ये डिस्टेंस कितना होता था? R। तो BP कितना होता था बताओ? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2M अपॉन में R³ देखो, बुकलेट खोल के देखो। यही है, ठीक है, यही होता था। अच्छा, सोलेनॉइड के चलते भी हम फाइंड करते थे ऐसे, जैसे मान लो कि सोलेनॉइड है, तो अब तो तुम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिए हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? नहीं। जैसे मान लो कि इसका लेंथ है 2L, इसका लेंथ है 2L, ठीक है, और ये मान लो कि इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? L, और इस पॉइंट पे P ले लेते हैं जो उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी BP इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे होता है 2M अपॉन में R³। तो यहाँ पे M इक्वल टू कितना होता है? QM इंटू 2L। QM क्या है? मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। तुम वीडियो देख के आए हो तो तुम आओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे M इक्वल टू क्या है? NIA। ये कॉइल है, तो NIA में तुमको तो इस चैप्टर, अगले चैप्टर में एक भी क्लास मिस मत करना, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा तुम बीच में आ गए तो तुमको क्या समझ में आएगा? NIA, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है NIA, और दोनों के चलते फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो इसमें कैसे करेंगे? पहले जो ओल्ड बुक है देखो, उसमें ओल्ड बुक है तो निकाल के देखो, उसमें निकाला हुआ है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे। तो इसमें क्या किया हुआ है? जैसे
यहाँ पे लिया हुआ है x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया dx, इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट किया हुआ है ओल्ड बुक में, और इंटीग्रेशन करने के बाद में यही फॉर्मूला आता है। तो अब वो डेरिवेशन हटा दिया, इसलिए हम क्यों कराएं, उसकी ज़रूरी नहीं है। तो इसके चलते बार मैग्नेट के चलते प्रूव करके बताया हूँ, और इसके चलते भी इतना ही होता है, न्यू बुक में लिखा गया है। और फील्ड लाइंस दोनों बिल्कुल इक्वल है। मैग्नेटिक मोमेंट जो A2m है, यानी कि Q इंटू 2L और NIA दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो हो गया कि बार मैग्नेट है जी इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कि बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट फार एक्सियल पॉइंट पे, वहीं एक सोलेनॉइड के चलते होता है। और फील्ड लाइंस देखो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो प्रूफ था, मैं बताया ना कि पहले था, लेकिन अब ये सिर्फ लिखा है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब थ्योरेटिकली हमको बताना है, पहले था क्वांटिटेटिव, यानी कि इसको प्रूव करना था, इसके चलते इतना निकालना था, इसके चलते भी निकाल के प्रूव करना था कि दोनों के चलते फार एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है। लेकिन वो इस बार सिलेबस से कट चुका है। ठीक है तो चलो लिखो, बुकलेट पे नहीं लिखना है, कॉपी पे लिखो। लिखो द रिसेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चाहे ऐसे लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट, the magnetic field lines of a bar magnet and a solenoid are similar magnetic field lines of a bar magnet and a solenoid are similar full stop लिखो, a bar magnet may be thought of as a large number of current carrying loops। हम बार मैग्नेट को एक समझ सकते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप जैसा है। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, कटिंग ए बार मैग्नेट, CUTTING, कटिंग ए बार मैग्नेट into half is like cutting a solenoid। देखो बार मैग्नेट को अगर मैं कट कर दूं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर सोलेनॉइड को मैं हाफ कट कर दूं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, वो हाफ कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अभी मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे बार मैग्नेट को हम हाफ कट कर दें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिमिलर अगर सोलेनॉइड को कट कर दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फुल स्टॉप लिखो, इफ वी कट a solenoid, we get two similar solenoids with weaker WEAKER magnetic properties। फुल स्टॉप लिखो, द फील्ड लाइन्स रिमेन्स कंटिन्यूअस, कट करने के बाद में वहां भी जो फील्ड लाइन्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा। फील्ड लाइन्स रिमेन्स कंटिन्यूअस, इमर्जिंग फ्रॉम वन फेस ऑफ द सोलेनॉइड एंड एंटरिंग इनटू अदर फेस। देख लो, अगर इसको हम हाफ भी कट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है
वो सेम ही होगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड इज गिवन बाई दिस, यहाँ पे देखो ये लिखना है, इज गिवन बाई बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π2m अपॉन में आर क्यू, और यहाँ पे एम इक्वल टू कितना हो जाएगा NIA। नीचे लिखो दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, फुल स्टॉप। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी हमने ऑब्जर्व किया। जैसे कैसे हम करेंगे, जैसे फार एक्सियल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, इसके कोई जैसे बहुत डिस्टेंस पे, जैसे मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो इससे 2 मीटर पे हम देखेंगे तो फार एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। हाँ, आर ग्रेटर देन एल के कंपेयर में होना चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे होना चाहिए। जब यहाँ पे हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है उतना ही डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, क्या लिखें, दिस इज फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट, फुल स्टॉप लिखो। 10 ए बार मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड, 10 ए बार मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड प्रोड्यूस similar magnetic fields, full stop। The magnetic moment of a bar magnet is equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid, is equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid। समझ में आया कि हमने क्या लिखाया, जो मैं समझाया हूँ वही लिखाया हूँ। और एक क्वेश्चन कभी कभी रेयर केस में पूछ दिया जाएगा तो पूछ दिया जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं करा दिया हूँ, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, और डिलीट हो चुका है। और उसी से मोस्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, समझ में आया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तुम लिखते रहो, तुमको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में लिखो नेक्स्ट। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके NCERT के क्वेश्चन कराएंगे और फिर उसके नेक्स्ट में PYQ। हाँ, PYQ इसमें तो छोटा ही है, इसमें तो कोई, ये तो चैप्टर ही है इतना ही। तो चलो लिखो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, पेज नंबर है 16, बुकलेट के पेज नंबर 16 पे है। अच्छा, ये बताओ, हमने बताया था जैसे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये है तुम्हारा गॉस लॉ इन टीज। तो इसमें हमने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है। ऐसे ही कुछ होता है। अगर मान लो कि मैं इसको कट कर दूं तो ये कुछ ऐसे बार मैग्नेट आ जाएगा। ये पे
ये साउथ था तो यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। फिर भी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा। इसको अगर और भी कट कर दूं तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर जैसे कोई भी हम, जैसे यहाँ पे अगर कोई सरफेस एरिया यहाँ पे हमने रख दिया, सरफेस एरिया हमने रख दिया, तो देख रहे हो जितना फील्ड लाइंस इन हो रहा है उतना ही फील्ड लाइंस उससे आउट हो रहा है, तो इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे जीरो। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है, इसमें 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो तो उसके चलते फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे 10 आउट हो तो उसके चलते पॉजिटिव होगा। लेकिन देखो जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस एरिया लेते हैं तो इससे इसका फ्लक्स क्या होगा, इससे तो मैं फील्ड लाइंस बाहर ही हो रहा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम आउटवर्ड फ्लक्स बोलेंगे, समझ रहे हो। इसमें सिर्फ आउट हो रहा है फील्ड लाइंस, इन नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज रख देते हैं तो इस केस में फील्ड लाइंस क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। अगर यहाँ पे कोई एक स्फीयर लेते हैं तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और ऐसे भी कर दोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो निगेटिव ही होगा। और यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड फ्लक्स होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी देखोगे, किसी भी पे देखोगे तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप है तो आउट हो रहा है। तो कोई भी सरफेस यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो तो उसके चलते नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही कहता है गॉस लॉ, लिखो। जीरो ही होता है। चलो लिखो, इट स्टेट्स दैट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिखो, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले सुन लो। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होता है, स्टार्ट होता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होता है, टर्मिनेट होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से ना स्टार्ट होता है नहीं कहीं टर्मिनेट होता है। इसको हम सोर्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिंक। सोर्स क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, और सिंक कहाँ हुआ, जहाँ पे टर्मिनेट हुआ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं होता है। जो भी सोर्स सिंक होता है वो एक साथ होता है, ठीक है। तो जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। इसमें मोनोपोल्स कभी भी एक साउथ पोल या एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी बार मैग्नेट में जो होगा वो पेयर में होगा, एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा। लेकिन मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। It states that the surface integral of magnetic field over a closed surface is always zero. और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखाया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए में लिखाया था, याद होगा। एम्पियर सर्किट लॉ में क्या लिखाया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या लिखाया था, खोल के देखो, बुक खोलो, कॉपी खोल के देखो तो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या लिखाया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, हाँ देखो देखो मैं क्या लिखाया हूँ, एम्पियर सर्किट लॉ देखो, उसे पीछे पीछे, उसके पहले देखो, मिल गया तुम्हारा, क्या क्या लिखाया हूँ, नहीं डिफिनेशन बताओ, लाइन इंटीग्रल स्टेट दैट, यही लिखाया हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ds इज इक्वल टू जीरो।
उसके नीचे ही लिखना है। इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, ये लिखना है। और कैसे, तो अभी हमने समझा दिया। यहाँ पे कोई भी सरफेस बना दो तो उस पर जितना फील्ड लाइंस इन होगा उतना ही उससे आउट होगा, तो उसका नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। और करके लिखो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, और द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी लिख दो, कोई एक डेफिनेशन लिख लो, और द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। सरफेस इज 0। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो बुकलेट में बनाया हुआ है, जैसे कोई एक ऐसे हमने सरफेस ले लिया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इस सब के चलते फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और इस सब के चलते फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। चलो बना लो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, कंसिक्वेंसेस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड there is no sources or sinks of magnetic field inside a closed surface, inside a closed surface। कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे तो उसमें सोर्स और सिंक दोनों ही होगा। देयर इज नो सोर्स और सिंक, एक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। दैट इज आई, देयर इज नो पॉइंट एट विच field lines starts, there is no point at which the field lines start or terminate। समझ में आया कि कोई ऐसा होगा नहीं जहां से स्टार्ट हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे टर्मिनेट हो, ठीक है, फुल स्टॉप। देखो, देयर इज नो फ्री मैग्नेटिक चार्जेज, जब भी होगा क्यूएम और माइनस क्यूएम एक साथ होगा, सेपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। देयर इज नो फ्री मैग्नेटिक चार्जेज, that is isolated magnetic poles do not exist। सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर इज नो फ्री, दैट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ब्रैकेट में लिख लो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। बी में लिखो, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ऑलवेज एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा, अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि दो पोल, एक क्यूएम है तो दूसरा माइनस क्यूएम होगा, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, कभी प्लस क्यूएम या माइनस क्यूएम एग्जिस्ट नहीं करेगा एक साथ, ठीक है। सी में लिखो,
द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर ए क्लोज surface is always equal to the number of lines of force leave that surface, ये लिए भी that surface, समझ गए। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लीव द सरफेस। जितना फील्ड लाइन्स इन होगा उतना ही क्या होगा, आउट होगा, समझ गए। तो ये रहा गॉस लॉ में आता है तो स्टेटमेंट आता है, सीधे लिख लो नेट फ्लक्स जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। ये सब मैंने बता दिया, ठीक है, सब समझाया। उसके बाद में कुछ डिफिनीशंस हैं वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो लिखो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट मैग्नेटिज्म। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट मैग्नेटिज्म। फर्स्ट में है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिखा हमने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। पहले लिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ एक एक, इसका ओनली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलो लिखो, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, the ability of magnetizing field to magnetize a material medium is called magnetic intensity, is called magnetic intensity। और H का फॉर्मूला होता है बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट। क्या लिखा है या क्या समझे इसमें बताओ, सिर्फ डिफिनीशन लिखने से नहीं होगा, हालांकि ये डिफिनीशन कभी नहीं पूछेगा, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस सबका फॉर्मूला लिखना है। फिर भी तो समझ तो होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है, पढ़ के बताओ। किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कितना करेगी कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि कैपेसिटेंस होता है कितना चार्ज स्टोर होता है, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिखाया हूँ, देखो मैं लिखाया हूँ, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा मटेरियल को मैग्नेटाइज कर जाएगा। जैसे मान लो कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक में हमने क्या बताया था कि डोमेन बनता है, तो मान लो कि ये ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं, इस टाइप से रेंडम है। कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने 10 टेस्ला ऐसे कर दिया, 10 टेस्ला यानी कि बी नॉट ऐसे कर दिया, तो इसमें देखो कुछ ऐसे हो जाता है, इसमें कुछ मैग्नेटाइज्ड हो गया, टोटली मैग्नेटाइज्ड
नहीं हुआ। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमने मान लो कि 30 टेस्ला कर दिया मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट को, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो किसका एबिलिटी ज़्यादा है, इसका या इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एबिलिटी ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, नीचे वाला का ज़्यादा है। हाँ, तो मैं यही लिखाया हूँ, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे यही तो हुआ, जैसे मान लो कि सोलेनॉइड है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है जल्दी बताओ। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई होता है। तो B अपॉन में म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। तो ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, ज़्यादा अगर करंट फ्लो कराएंगे या ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रख देंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उस केस में यहाँ पे कोई अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम रख देते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और ये तो जानते ही हो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। ये सब पीछे के चैप्टर से रिलेटेड है, ये सब मैग्नेट से रिलेटेड है, सोलेनॉइड ये सब मैग्नेट से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद में लिखो मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद जो चैप्टर है इंडक्शन, इंडक्शन का पीछे से कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे इंडक्शन है, एसी है, एसी में किरचॉफ्स रूल का मैं यूज करूँगा, और पीछे से कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे अब ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। टेंथ की नहीं, मतलब कि अभी जो तुम पढ़े हो उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चैप्टर, इसके पीछे चैप्टर, ये दोनों रिलेटेड है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म दोनों रिलेटेड है। इसके बाद में इंडक्शन में इसका रिलेशन नहीं है, थोड़ा फ्लक्स में ये यूज करूँगा कि फ्लक्स क्या है, फिर भी वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर पिछले चैप्टर पर डिपेंडेंट है। चलो उसके बाद में लिखो मैग्नेटाइजेशन। हाँ, सब नोट करना, नोट करो। इसका डिफिनीशन जरूरी नहीं है, ठीक है, फार्मूला जरूरी है, ओनली फार्मूला याद रखना, बस समझ लीजिए ना कि क्या चीज़ है। हाँ, न्यूमेरिकल इस पे आएगा, ये डिफिनीशन ना पूछा है ना कभी पूछा जाएगा, बस फार्मूला याद रखना। अब लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। तो नेक्स्ट वीक यानी कि थर्सडे को पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक थर्सडे को पेपर होगा, और उसमें पेपर में आएगा क्या, जैसे फर्स्ट में जो मैं कराया था एम्पियर सर्किट लॉ, बायोट सवार्ट लॉ, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो सब पढ़ाया था ना। यानी कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट से पहले जो भी है सब, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करिंग कंडक्टर कराया था ना, उससे पहले के सब कुछ। और उसके अगले थर्सडे को पेपर होगा, उसमें फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट करंट कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर्स, उसके बाद में टॉर्क और गैल्वानोमीटर। उसके बाद 3 टॉपिक तो ही तो है, हाफ हाफ। ठीक है, उसके बाद में लिखो मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन अभी देखे थे, अभी तो मैं बताया कि जैसे एक फेरोमैग्नेट है और डीमैग्नेटाइज्ड है, उसके डोमेन के जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो सभी क्या है, रेंडम है। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो टेम्परेचर हम क्या करें, कम कर दें या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कर दें, तो सभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो
उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लिखो, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, when a magnetic material is placed in magnetizing field, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि ये पारा भी हो सकता है या फेरो भी हो सकता है। डाया तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो कि फेरो भी हम फेरो ही बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो इसका एम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 0 हो जाएगा। एम नेट, इंडिविजुअल का नहीं, नेट, एम नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। ठीक है, अब मान लो कि इसको हम ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे बी नॉट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, और बी नॉट का स्ट्रेंथ क्या है? सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है जिससे कि ये इसको मैग्नेटाइज कर सके। ठीक है, तो ऐसे कर दिया हमने, ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब जितने भी हैं सभी डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में डिलाइंड हो जाएगा। तो इस केस में अब नेट क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वही मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो चलो लिख लो, इसको बना लो और उसके बाद में लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम में इसमें किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में देखोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम में जैसे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में इसका वॉल्यूम, वही हो गया टोटल इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में इसका टोटल वॉल्यूम। चलो लिखो, ये बना ली, उसके बाद लिखना है। लिखो, पहले अभी हमने इसको बनाना है, उसके बाद में इसको बनाना है, अभी मैं लिखा है उसके बाद लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड per unit volume of a material in a magnetizing field B, in a magnetizing field capital B, in a magnetizing field bracket capital B is called magnetization. The magnetic moment developed per unit volume of a material in a magnetizing field is called magnetization. और मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा? स्मॉल एम नेट अपॉन में भी। मान लो कि इसका वॉल्यूम कितना है? भी है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में लिखो नेक्स्ट। अच्छा नहीं, पहले इतना बना लो, उसके बाद में ठीक है।
अच्छा देखो, अब हम फिर से ऐसे लेते हैं, जैसे फेरोमैग्नेट ही ले लिया इसको। देखो ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटाइज्ड है या रेंडम है? रेंडम है। अब एक हमने सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड लिया, और मान लो कि करंट हम ऐसे ऐसे फ्लो करा रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया, यानी कि एक फिगर हमने वैसे बनाया। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो बताओ ये सब मैग्नेटिक मोमेंट रेंडम होगा या मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा? तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब इस मटेरियल के अंदर कितना होगा, जैसे यहाँ पे तो बी नॉट ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी नॉट ही होगा, लेकिन इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, बी नॉट से ज़्यादा होगा, कम होगा, या बी नॉट ही होगा? ज़्यादा होगा। मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और सोलेनॉइड के चलते भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड बी, कुछ ले लेते हैं, क्या लिया, बी लिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट प्लस जो मैग्नेटाइजेशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलो लिखो, पहले लिखना है, उसके बाद में मैं बोलूंगा तब एक फिगर बनाना है, ठीक है। लिखो, इफ ए सोलेनॉइड, इफ ए सोलेनॉइड, ऐसे लिखना है, रुक जाओ, इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, if the interior interior of the solenoid is filled with a material with non-zero magnetization, comma, non-zero magnetization, comma, the field inside the solenoid, the field inside the solenoid will be greater than b naught, will be greater than b naught, और ब्रैकेट में लिखना है म्यू नॉट एन आई, विल बी ग्रेटर देन बी नॉट, और उसके बाद में ब्रैकेट दो, ब्रैकेट के अंदर तो लिखो म्यू नॉट एन आई। समझ गए कि मैंने क्या बताया? अब चलो इस फिगर को बना लो। कुछ नहीं है, ये डीमैग्नेटाइज्ड है, एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट है, बी नॉट है, और बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। अब इस मटेरियल को हमने यहाँ पे रख दिया, तो पूरा फिल तो नहीं किया, उतना अब टाइम नहीं था, उतना उतना बनाने में दिक्कत हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक, ये जूम करो कि पूरे में फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर देन बी नॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, और बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस फिगर को बनाओ। ये भी फिगर ये बनाना है, देखो सुनो, ये बनाओ, ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ये सुनो, पहले मैं क्या किया देखो, पहले
ये दोनों ऐसे था। अब ये ऐसे था, इसमें हमने इसको रख दिया, इसको उठा के इसमें रख दिया, तो ये सिचुएशन होगा। ठीक है, तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं? तो उसके बाद में लिखना है बी इक्वल टू, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी नॉट प्लस बी एम। देखो वेयर बी एम इज फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, वेयर बी एम फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि इस मटेरियल, वेयर बी एम, ए बी एम इज फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो बी एम इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम होता है। ठीक है, तो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एम होता है। ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और अभी हमने लिखा था एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, तो यहाँ से बी नॉट अगर मैं लिखा लूँ तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट एच, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, कैपिटल एम। ये स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना, तो बी यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा एच प्लस कैपिटल एम। और इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। चलो कर लो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसके बारे में जानना क्या डायरेक्ट? है। ये जो भी हाँ हाँ, नीचे जो भी इनबॉक्स कर रहा हूँ ना, उस फॉर्मूला सबको याद रखना है। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी। म्यू, मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है म्यू, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वो कितना होता है म्यू नॉट। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी लिखो इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आई है, और इसका रेडियस आर है, आई अपॉन में 2r। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अगर मान लो कि इसको हम किसी मटेरियल के अंदर हम रख दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक, तो उस केस में
अगर मान लो कि किसी मटेरियल के अंदर हम रख देते हैं इस लूप को, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके सेंटर पे म्यू आर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। समझ में आया? जैसे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर वैक्यूम में हो, दैट इज एयर में हो, Q1 Q2 कितना होता है जल्दी बताओ? इसके बीच में R, तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर मान लो कि इसको हम मान लो कि वाटर में डाल देते हैं या ऑयल में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा इस केस में? तो यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये सब बताया था। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तुम बताओ? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या लिखना था? मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो लिखो इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट EXTENT to which a material can be penetrated by a magnetic field। क्या समझे? ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड से पेनेट्रेट होगा। जैसे मान लो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं और उसका मान लो कि एक स्क्वायर टाइप का है, यानी क्यूब टाइप का है, और मान लो कि उसका साइड है मान लो कि 1 मीटर, और इस पूरे रूम में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है कि हर साइड से 5 सेंटीमीटर तक ही वो मैग्नेटाइज कर पाता है। समझ रहे हो? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना पेनेट्रेट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर तक ही। तो 5 सेंटीमीटर जैसे क्यूब, ये मान लो कि क्यूब है, क्यूब इस शेप का है। जैसे मान लो कि ये क्यूब है, इसका साइड मान लो कि 1 मीटर है। अब क्यूब मैं कहाँ से लाऊं, इसी को मान लो, साइड मान लो कि 1 मीटर है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही है जिससे 5 सेंटीमीटर ये पेनेट्रेट कर पाता है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी, सभी 5 सेंटीमीटर तक ही ये मैग्नेटाइज्ड होगा। समझ रहे हो? और इसके जो अंदर मटेरियल है, 5 सेंटीमीटर के जो अंदर मटेरियल है वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज्ड रहेगा, रेंडम रहेगा। समझ में आया? तो वही ये चीज़ है। अगर मान लो कि स्ट्रेंथ हम इतना ज़्यादा रख देते हैं जितना कि मान लो कि 50 सेंटीमीटर तक पेनेट्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो 50 सेंटीमीटर इधर से सभी साइड से क्या होगा, 50 सेंटीमीटर विड्थ तक जो भी मटेरियल है वो सभी क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा इन द डायरेक्शन। और उसके अलावा जो रहेगा वो डीमैग्नेटाइज्ड रहेगा। अगर मान लो कि स्ट्रेंथ को हम इतना बढ़ा दें कि पूरे के पूरे मैग्नेटाइज्ड कर दिया, समझ गए, ये पूरे 1 मीटर को ही पेनेट्रेट कर दिया। जैसे देखो अभी जो ये क्या बोलते हैं, जो सैटेलाइट भेजा जाता है, तो कैसे पता लगाता है कि कहाँ पे माइंस हैं, कैसे पता लगाता है? उसमें कैमरा रहता है जिससे वो पेनेट्रेट करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड के नीचे पेनेट्रेट करके देखता है कि इसके अंदर क्या है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है, जितने भी लेजर्स होते हैं सभी का पेनेट्रेटिंग पावर सेम नहीं होता है। जैसे पहले देखते थे कि जैसे टेररिस्ट होता था, ये सब क्या नाम, तो माओवादी छत्तीसगढ़ में, तो वो सब माइंस बिछा देता था, तो सिक्योरिटी फोर्स जाता था, वो ब्लास्ट कर देता था। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे सैटेलाइट लगाया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ है कि जब फोर्सेस जिस रास्ते से वो क्लियर करता है उसी रास्ते से जाते हैं। वो पहले ही वहाँ से देख लेता है कि यहाँ पे तो कोई माइंस तो नहीं बिछा रखा है। तो कैसे करता है, तो ग्राउंड को पेनिट्रेट करके देखता है कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव चीज़ तो नहीं है। समझ रहे हो ये सब क्या मीनिंग क्या है? तो चलो लिखो, क्या लिखे एक बार फिर से बताना।
पेनेट्रेटेड, ठीक है। और ये होता है म्यू इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, ठीक है। उसके बाद में लिखो रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, उसको कौन चीज से डिनोट करते हैं, म्यू आर से। और ये म्यू क्या है, किसी मीडियम का है, मीडियम का परमिबिलिटी है, ठीक है। तो लिखो इसको, पहले लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी कि म्यू, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम ब्रैकेट में म्यू टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, PERMEABILITY ऑफ द मीडियम ब्रैकेट में लिखो म्यू टू TO द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि म्यू आर इक्वल टू कितना होता है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो अभी हम ऐसे लिखे थे, म्यू बी इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू आई अपॉन में 2R, ऐसे भी लिख सकते हैं। म्यू आर इंटू म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू, और म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ दिस मीडियम, जिस मीडियम में हमने लूप को रखा है, ठीक है। उसके बाद में लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये बार बार मैं यूज किया था, याद है। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव किसका होता है, पॉजिटिव स्मॉल किसका होता है, किसका होता है, तुम बताओ। मैं लिखाया था निगेटिव एन स्मॉल डाया का, पॉजिटिव एन स्मॉल पारा का, और पॉजिटिव और लार्ज फेरो का, तो ये सब याद रखना चाहिए। लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, नेटिक लिखो इट मेजर्स, ऐसे लिखो, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन, टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन when placed in magnetic field, when placed in magnetic field। इसका डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है, ये पूछा भी गया है। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू लिखो M/H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, M/H। M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बस यही है, इसका डेफिनेशन याद रखना है और सारे फार्मूला याद रखना है। सिर्फ एक इसका डेफिनेशन याद रखोगे और सब डेफिनेशन जरूरी नहीं है, सभी फार्मूला जरूरी है। उस फार्मूला का मैं यूज करूँगा न्यूमेरिकल बनाते समय, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, छोटा चैप्टर था, और ये चैप्टर और पीछे का चैप्टर दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए पहले उस चैप्टर को रिवाइज करो, चैप्टर 4 को, और तब इस चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है। नहीं तो बहुत सा चीज़ उसका मैं इसमें यहाँ पे यूज किया हूँ, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार रिवाइज करो, ऐसा ही नहीं कि ये बुकलेट ले जाकर रख दिए घर पे, अब उसके बाद में जब पेपर होगा तो रिवाइज करेंगे, तो ये भी तुमको छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए एक यहाँ पेपर देख लिए,
और मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों में 90% बच्चों में ये होता है कि चलो ये तो ड्यूज रखा जाएगा, ड्यूज रखा जाएगा। जैसे अब इसको छोड़ रहे हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ रहे हैं, जब तक तुम यहाँ पे आओगे तब तक पूरी बुक, सेकंड बुक भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमेशा करेंट रहो, जो आज पढ़ाई हुआ उसको आज रिवाइज करो, कल का छूट गया है तो फिर टाइम मिलेगा तो उसको देखेंगे, लेकिन आज जो भी पढ़ाई हुआ है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, उसको आज का आज रिवाइज करो। नहीं तो पीछे का रिवाइज करोगे, इसको छोड़ दोगे तो अभी जैसे अभी तुम सब समझ गए, घर पे जाके 1-2 बार पढ़ लोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और उस परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको पढ़ के ले जाके रख दिए, अब फिर इस खोलोगे जब पेपर आएगा तब, तो ये सब कुछ निकल जाएगा माइंड से, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट